Very good morning. Sorry for being late. माफी. चलो पहले तुम लोग का एसएमएस देखते हैं. मोहित तिवारी लेट. सॉरी मोहित भाई, थोड़ा बहुत कभी कभी आप भी लेट होते होंगे. गुड मॉर्निंग सर. साउंड नहीं आ रहा है. प्लीज कंफर्म करो साउंड आ रहा है कि नहीं. राजेश यादव, प्रणव, अभिषेक यादव, गुड मॉर्निंग. दीपक लिख रहा है साउंड नहीं आ रहा है. मोहित, अतुल शर्मा, परवेज, अभय, सुरजीत, गीता, प्रतीक, राणा हैदर अली, लवकेश, महावीर प्रताप, शिवराम शर्मा, अंकिता, सुदेश, ऋचा सिंह, संकल्प, प्रिंस चौधरी, अभय. साउंड आ रहा है. ओके ठीक है. तो हम लोग कल कहाँ थे? कल हम लोग थे एडियाबैटिक लैप्स रेट वगैरह कर रहे थे ना. चलो अब आपको आज लिखना है टाइप्स ऑफ. यार मैंने ग्लास कहाँ रख दिया. वेयर इज माई आई प्रोटेक्टर. This is my eye protector. तो लिखो टाइप्स ऑफ इंस्टेबिलिटी. वायुमंडलीय अस्थिरता के प्रकार. उसमें पहला है निरपेक्ष अस्थिरता. लिखो जब वायु में सामान्य आर्द्रता होती है तथा वायु के उत्थान
एवं रुरोष्म शीतलन वायु के उत्थान एवं रुदोष्म शीतलन के पश्चात संघनन की गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है, जो वायु को पुनः गर्म करती है, जिससे वायु का पुनरुत्थान होगा। जिससे वायु का पुनरुत्थान होगा एवं वायु की आर्द्रता संघनन के बूंदों के रूप में मुक्त हो जाती है तथा वायु का मिश्रण समीपवर्ती वायु से होता है। वायु का मिश्रण समीपवर्ती वायु से हो जाता है।
लिखो, यह एक विशिष्ट दशा है जिसमें ELR SALR पर प्रभावी होता है, अर्थात जिस वायु का उत्थान हो रहा है उसमें आर्द्रता 60% तथा ह्रास दर 6.5 लागू हो रहा है। जबकि निकटवर्ती वायु में आर्द्रता 60% से कम होगी तथा ह्रास दर भी 6.5 से अधिक होगा। देखो, इस प्रकार की आर्द्रता मुख्यतः उष्णकटिबंधों में तथा पूर्वी तटों पर प्राप्त होती है। दूसरा लिखो, कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी, संवहनीय वर्षा, संवहनीय अस्थिरता, यदि ऊर्ध्व संचरित वायु की आर्द्रता संतृप्तता के पास है, नब्बे प्रतिशत से अधिक, तब ह्रास दर 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर तक होता है। एवं समीपवर्ती वायु समीपवर्ती वायु की आर्द्रता सामान्य है, अर्थात SALR इज मोर देन ELR। SALR प्रभावी है ELR पर।
आगे लिखो, यह विश्वतीय क्षेत्र में प्राप्त होती है जहां संवहन के द्वारा जलवाष्प की आपूर्ति ऊपरी संस्तर में निरंतर कायम रहता है। कपासी वर्षक मेघ एवं सघन वर्षा उत्पन्न होती है। कपासी वर्षक मेघ एवं सघन वर्षा उत्पन्न होती है। एब्सोल्यूट वाले में लिख लो, एससी बादल बनते हैं। एससी बादल या क्यूमुलस बादल बनेगा। स्ट्रेटोक्यूमुलस या क्यूमुलस, स्तरीय कपासी या कपासी मेघ बनते हैं निरपेक्ष वाले में। और सामान्य वर्षा या बूंदाबांदी, सामान्य वर्षा या बूंदाबांदी होता है। तीसरा टाइप लिखो, कंडीशनल इंस्टेबिलिटी। कंडीशनल इंस्टेबिलिटी हिंदी क्या होगा? कंडीशनल, अनुबंधित, अनुबंधित अस्थिरता।
लिखो, जब ठंडी एवं गर्म वायु का अभिसरण होता है तब गर्म वायु का उत्थान होगा। जैसे वाताग्रीय दशाओं में इसी प्रकार पर्वतीय वर्षा में भी वायु का उत्थान मैकेनिकल फोर्स के कारण होता है, यांत्रिकीय कारणों से होता है। यदि वायु उत्थान के पश्चात ऊपरी वायु में अतिरिक्त आर्द्रता उपस्थित हो तब वायु का पुनरुत्थान होगा, क्योंकि संघनन एवं गुप्त ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा के मुक्त होने से अर्थात अस्थिरता कायम होगी। चूंकि यह अस्थिरता इस शर्त पर निर्भर करती है
इस शर्त पर निर्भर करती है कि ऊपरी वायु में आर्द्रता की मात्रा कितनी है। ऊपरी वायु में आर्द्रता की मात्रा कितनी है। अतः इसे अनुबंधित अस्थिरता कहते हैं। अतः इसे अनुबंधित अस्थिरता कहते हैं। प्रारंभिक उत्थान, वायु का प्रारंभिक उत्थान एवं शीतलन DALR की दर से होता है तथा संघनन रेखा के ऊपर ELR के दर से होता है। अर्थात यदि DALR is greater than ELR, which is greater than SALR, अतुल शर्मा जी, मैंने ठीक बताया है। अब आपको डायग्राम पे दिखाते हैं। पहले लिख लो, इस प्रकार की अस्थिरता, इस प्रकार की अस्थिरता शीत वाताग्रों में
मतलब वाताग्र में, शीत वाताग्र में नहीं, इस प्रकार की अस्थिरता गर्म वाताग्र में, शीत से ज्यादा गर्म वाताग्र में, तथा मध्य अक्षांशीय जलवायु प्रदेशों में मॉनसून में प्राप्त हो सकती है। ध्यान से देखो, बहुत आसान है। मान लो कि एक वायु है जिसमें आर्द्रता 60% है और इसका उत्थान होगा, तो क्या होगा? ये 60% है तो इसका किस रेट से उत्थान होगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से इसका कूलिंग होगा, रोधोष्म उष्मा परिवर्तन होगा। और जिस वायु में अगर औसत मॉइस्चर लिया जाए तो हो जाएगा ELR, और सराउंडिंग वायु का अगर हम ले लेते हैं 20%, तो इसका उत्थान अगर होगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड से, इधर लैप्स रेट काम कर रहा है, ये लैप्स रेट है LR, ये लैप्स रेट काम कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ELR इज ग्रेटर देन SALR। तुम लोगों को कल भी समझाया था कि ELR को 60% पे फिक्स करो और SALR 5% से लेके 99% तक सब SALR होता है। तो जहां भी ELR ज्यादा हो इसका मतलब SALR 60 से कम होगा, और इस तरह का सिचुएशन होगा। यानी जहां भी ऊपर उठने वाली वायु का आर्द्रता 60% सामान्य है, लेकिन सराउंडिंग वायु की आर्द्रता उससे कम है, इसीलिए तो इसका उत्थान हो रहा है। क्योंकि ज्यादा इसमें वाटर वेपर है तो इसका उत्थान हो रहा है, सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर कम है, तो ये ऊपर की ओर उठने लगेगा, और ऊपर की ओर उठने के बाद ये यहां पर जाकर के बादल बना करके ये वर्षा कर देगा, लैटेंट हीट इससे निकलेगा, तो फिर इसका उत्थान करेगा, यानी उत्थान जारी रहेगा इस तरह से। और यहां पे उत्थान होने के बाद फिर ये वायु चारों तरफ अपने बाहरी वायु से जाकर के मिश्रित हो जाता है और ये अस्थिरता खत्म हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष, यानी एब्सोल्यूट, यानी जितना था मॉइस्चर उतना गिर गया, कहानी खत्म। यह है एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष अस्थिरता, इसी को कहते हैं निरपेक्ष अस्थिरता। फिर है संवहनीय अस्थिरता। संवहनीय अस्थिरता, इसमें बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला है, SALR इज ग्रेटर देन ELR। SALR इज ग्रेटर देन ELR, मतलब जो सराउंडिंग वायु है वो 60% पे है, तो कौन सा वायु ऊपर उठेगा? अरे 90% होगा तब ना उठेगा, यानी SALR इज मोर देन ELR। ELR फिक्स होता है, SALR 5% से लेकर 90% तक कुछ भी हो सकता है। तो ये SALR जो है अब ये ऊपर की ओर उठा, तो इसमें ज्यादा मॉइस्चर है, फिर उठा और मॉइस्चर है इसमें, तो ज्यादा मॉइस्चर है तो ये उठता चला जाएगा। ये होता है संवहनीय अस्थिरता। जैसे विषुवत प्रदेश में, अब नीचे से क्या है ना कि मॉइस्चर का सप्लाई है, वाटर वेपर का लगातार सप्लाई बना होना चाहिए, इसलिए वायु ऊपर की ओर लगातार बिल्कुल क्षोभ सीमा तक उठती हुई चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि SALR इज मोर देन ELR, मतलब जो वायु उठ रही है उसकी संतृप्तता बहुत अधिक है, ELR से भी ज्यादा है, 60 से भी अधिक है। अब आइए तीसरा देखिए, मान लेते हैं कोल्ड एयर है, इधर वार्म एयर है, और कोल्ड एयर के ऊपर में वार्म एयर टकरा करके ऊपर उठ गया। अब ये हमारा लाइन एक है, तो जब शुरू में वायु उठेगी और इसमें संघनन नहीं हो रहा है, यही है लाइन ऑफ कॉन्डेंसेशन, इसको लाइन ऑफ कॉन्डेंसेशन मान लेते हैं। तो लाइन ऑफ कॉन्डेंसेशन के पहले कोई भी वायु सबसे पहले तो DALR से ही उठेगी, क्योंकि
क्योंकि इसमें अगर आर्द्रता है भी या नहीं भी है, तो जब तक लैटेंट हीट नहीं निकल पा रहा है तब तक तो डीएलआर काम करेगा। समझा या नहीं? जब वायु कोई भी ऊपर उठ रही है, जब तक उसका लैटेंट हीट निकला नहीं तब तक तो उस पर डीएलआर ही काम करेगा ना। तो लैटेंट हीट निकलने के बाद फिर डीएलआर की जगह एसएलआर काम करता है, क्योंकि लैटेंट हीट निकलेगा तब ना एक्स्ट्रा ऊर्जा, तापीय ऊर्जा मिला वायु को, उसके पहले तो डीएलआर ही काम करेगा। तो डीएलआर इज मोर देन ईएलआर, ऐसे है। ऊपर उठने वाली वायु का जो शीतलन का दर होगा वो डीएलआर पे होगा, लेकिन ऊपर आने के बाद यहां पे मिल गया इसको मॉइस्चर, ऊपर में मिल गया मॉइस्चर, ऊपर में इसको वाटर वेपर मिल गया। तो पहले खुद का वाटर वेपर, ये वाटर वेपर, ये वाटर वेपर सब मिलने के बाद ये वायु का फिर से उत्थान हो गया, क्योंकि यहां पे इसको लैटेंट हीट ऊपर में मिल गया। अगर नहीं मिलेगा तो यही वायु नीचे आ जाएगा, तो फिर अस्थिरता नहीं होगी। यानी ऊपर उठती हुई वायु का इस शर्त पर अस्थिरता कायम करेगा कि ऊपर में कितना मॉइस्चर मिला। इसीलिए उसको अनुबंधित कहते हैं, सशर्त कहते हैं, कंडीशनल कहते हैं। मतलब अस्थिरता इस तथ्य पर निर्भर कर रही है कि ऊपरी वायु में लाइन ऑफ कंडेंसेशन के ऊपर जाने के बाद जो वायु है उसमें कितनी मात्रा में जलवाष्प उपस्थित है। अब यहां पे उपस्थित मिल गया जलवाष्प तो ऊपर, नहीं उपस्थित मिला तो नीचे। अब नीचे आया तो क्या हो जाएगा? स्थिरता। नीचे गिर गया तो स्थिरता, स्टेबिलिटी। ऊपर चला गया तो इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी मतलब ये इनस्टेबिलिटी किस शर्त पर निर्भर है कि ऊपर की वायु में कितना मॉइस्चर, कितना वाटर वेपर मिला। तो नीचे तो था डीएलआर इज मोर देन ईएलआर, ऊपर जाने के बाद हो जाएगा ये ईएलआर इज मोर देन एसएलआर। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि ऊपर में जो है ना सामान्य मॉइस्चर होगा, ऊपर में कभी भी ज्यादा मॉइस्चर नहीं हो सकता है, और ज्यादा मॉइस्चर होगा ऊपर में तो अपने आप ही उठ जाएगा। ऊपर में सामान्य मॉइस्चर होगा और इसका वाला मॉइस्चर मिलकर के असामान्य होगा, ज्यादा होगा, ऊपर उठेगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर में ऊपर में जो वायु गई है यहां पे लगभग 60% तक सामान्य मॉइस्चर है, और इसका मॉइस्चर ऐड होने के बाद ये संघनन होगा, गुप्त ऊष्मा निकलेगी और ऊपर की ओर उठेगा। तो ईएलआर इज मोर देन एसएलआर, यानी जो वायु ऊपर उठ रही है उसमें ईएलआर काम करेगा, और जो आसपास मॉइस्चर है वो तो उसकी तुलना में कम रहेगा। फिर से देखो, नीचे से अगर 30% मॉइस्चर लेकर के आया, ऊपर में भी इसको 30% मॉइस्चर मिला, तो ये 60 होकर के ऊपर उठा, लेकिन ऊपर में एक्चुअल मॉइस्चर तो 30 ही है ना। तो ये एसएलआर क्या हुआ? 30%। ईएलआर क्या हुआ? 60%। इसीलिए ईएलआर प्रभावी हो जाता है एसएलआर के ऊपर में यहां पे। तो टोटल फॉर्मूला जब बनाएंगे हम तो क्या बनेगा? डीएलआर इज ग्रेटर देन ईएलआर इज ग्रेटर देन प्रिवेलिंग ओवर एसएलआर, तब ये फॉर्मूला बनता है, और ये कंडीशनल इंस्टेबिलिटी को दर्शाता है। आशा है समझ में आया होगा। निराशा होगी अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो, और वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, हमसे पूछने की अब जरूरत नहीं है। धन्यवाद। क्योंकि मुझे पता है एक टीचर ने क्या पढ़ाया है, कैसे समझाया है, कितनी बार रिपीट किया है, मुझे पता है। तो आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे इसका तो आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। नोट्स लिखवा ही दिया है।
डायग्राम्स बनाओ। जब स्टेबिलिटी होती है तो ऊपर बादल कैसे बन जाते हैं? स्टेबिलिटी में भाई मैंने कहां बादल बना दिए? बाप रे बाप, वायु के ऊपर उठने के कारण मॉइस्चर है या टेम्परेचर है? दोबारा वीडियो देखो, मॉइस्चर लिखवाया है मैंने। हम मॉइस्चर से इसको पढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर से पढ़ोगे तो और कम समझ में आएगा। टेम्परेचर से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मॉइस्चर से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और मॉइस्चर तो उसमें लैप्स रेट तो पता चल ही रहा है ना, कि जहां भी 60% लिखा है वहां पे टेम्परेचर, लैप्स रेट पता है तुमको। टेम्परेचर से थोड़ी पढ़ा जाता है इस टॉपिक को, या तो लैप्स रेट से पढ़ा जाएगा या फिर मॉइस्चर से पढ़ा जाएगा। और लैप्स रेट को डिटरमाइन कौन करता है? मॉइस्चर ही करता है। टेम्परेचर से नहीं पढ़ा जाता है इसको। स्टेबिलिटी होती है तो ऊपर बादल बनता है, ये मैंने कब लिखवा दिया? हमने लिखवाया होगा सीरस बादल, पक्षाभ मेघ बनते होंगे। पक्षाभ मेघ पाए जाते हैं। पक्षाभ मेघ तो ऊपर का बादल है, श्वेत बादल है, हिमकण से बना बादल है, जो कहीं से भी तैरता हुआ कहीं भी आ जाता है, जो क्षोभ सीमा के पास फैला रहता है। कितनी बार कहा कि बादल वाले चैप्टर को जाकर के रिवाइज करो। हमारे यूट्यूब पे, फ्री यूट्यूब पे लगा हुआ है बादल का वो चैप्टर। उसमें तो कोई टाइम भी नहीं है कितना बार आपको देखना है। चलो ओके, थैंक यू प्रदुम्न। प्रदुम्न नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? प्रदुम्न। प्रदुम्न तो एक कृष्ण के पोते थे, जिनका बानासुर की पुत्री के साथ, चित्रलेखा के साथ बड़ा सुंदर प्रेम प्रसंग की एक कहानी आती है साहित्य में। ओके, गुड प्रतीक पांडे, थैंक यू। एक और लिख लो, मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी एक और प्रकार होता है। मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी, यांत्रिकीय अस्थिरता। एक स्टूडेंट था कमल यादव, एक बार उसने वो SMS मुझे किया था कि घूम रहे हो, ये रहे हो, ऐसा कुछ किया था, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया था। उसके बाद से वो SMS कभी लिखता नहीं है। ये तो मुझे पता है कि वीडियो देख रहा है। प्लीज़ कमल लिखो।
हम लोग से नाराज नहीं हुआ करते। अभी हम नीचे वॉक करने गए तो एक हमारे ही फील्ड से व्यक्ति हैं, तो लॉ वाले में उनका क्लासेस चलता है, तो उन्होंने बाहर निकल के कहा कि बहुत ही थैंकलेस जॉब कर रहे हैं हम लोग, वी आर डूइंग वेरी थैंकलेस जॉब। मैंने बोला क्या हुआ सर? तो जो हमारे जज बन जाते हैं वो बाद में कहते हैं कि अरे क्या था, पैसा लेके तो पढ़ाया था। तो हमने उनसे कहा कि हमें अपने फादर का इलाज करवाया था। पापा ने पहले इलाज करवाया अपने छोटे शहर में हर्निया का, तो उस डॉक्टर ने लगभग 50-60 हज़ार रुपया इनका खर्च करवा दिया, इनके शरीर का नाश कर दिया, हालत खराब कर दिया। और फिर गंगाराम लाए, पैसा दुगना तिगना लगा, लेकिन बिल्कुल क्योर हो गए, स्वस्थ हैं। आजकल अब ये न्यू कल्चर है, नई संस्कृति है युवाओं के बीच में, सबको गाली देना, इवन अपने माँ बाप को भी। लोग तो लिखते हैं कि पैदा तो इसलिए किए थे कि तुम मनोरंजन कर रहे थे। सच बता रहे हैं आपको पता है कि हम फ्रैंकली सब कुछ शेयर कर लेते हैं, और हमको पढ़ाया लिखाया तो आपका कर्तव्य था। उस कर्तव्य में कितना कष्ट उठाते हैं माता पिता भारत के। और यही विदेश में देखो तो क्या वहाँ माँ बाप का कर्तव्य नहीं है? जन्म करके छोड़ देता है ऑर्फेन में, पैसा दे देता है ऑर्फन में, ऑर्फेनेज में, कि जाओ जैसे रहना है रहो, कोई लगाव नहीं है। तो हमारे माता पिता, हमारे यहाँ जो माता पिता हैं स्पेशल हैं। इसी तरह से कोई कोई टीचर स्पेशल होता है जो आपके न समझने पे 3-4 बार समझाता है, अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है। टीचर ही फ्रस्ट्रेट होता है, अपना हेल्थ डैमेज करता है, अपना इंप्रेशन खराब करता है, कभी कठोर बन जाता है, कभी मृदुल बनता है। ये बात तो सच है, पैसा तो है, बिना पैसा के तो हम जी भी नहीं पाएंगे ना, या कोई भी टीचर नहीं जी पाएगा। उसको भी रोटी चाहिए, गाड़ी चाहिए चलने के लिए, रेंट पे करना होगा, एडवर्टीजमेंट करना होता है, सरकार को टैक्स भरना होता है, स्टाफ्स होते हैं, मटेरियल डेवलपमेंट करना होता है। इतना मेहनत वो करता है, यही उसका प्रोफेशन है। तो अगर उसको 5 महीना पढ़ाने में 15,000 रुपया ट्यूशन फी मुश्किल से बनता है, जो टीचर के अकाउंट में जाएगा सब कुछ खर्च निकालने के बाद, तो क्या एक टीचर 5 महीना कोर्स पढ़ाएगा तुमको? 3,000 रुपया महीना भी नहीं ले सकता है किसी स्टूडेंट से। लेकिन स्टूडेंट की जो सोच है, और आजकल जो नई संस्कृति उठ करके आ रही है, हर आदमी बस एक दूसरे को गाली देने के लिए सनका हुआ है, खुद इतना करप्ट है, खुद डूबा हुआ है वासना में, दारू में, जमाखोरी में, खुद मौका नहीं मिल रहा है इन लोगों को। ये भारत की एक नई संस्कृति, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हम यूज्ड टू हो गए। इसी में से बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी निकलता है, बहुत मासूम है। अभी हम गए थे पटना में, तो वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में थे एक, मुझे देख करके, हमसे पढ़े भी नहीं थे, लेकिन देख करके हाथ जोड़ दिया, आलोक रंजन सर आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा किया आपने इंडियन पोस्टल सर्विसेज ज्वाइन नहीं किया। कुछ लोग इतने जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन ये जो 20% लोग हैं ना आजकल, नए नए,
किस उन्माद में हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं, पता ही नहीं है। उसे पूछो क्या नाराजगी है आपकी, क्या किस बात से भाई साहब, क्यों चिढ़े बैठे हैं किसी से, उसको खुद नहीं पता है, वो जिंदगी में ही चिढ़ा हुआ है। तो आशा है कि हम जब इस तरह के डिस्कशंस लेकर के आते हैं आपके साथ, तो आप लोगों को एक मौका मिलता है इंट्रोस्पेक्शन करने का, और इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद वो आप अंदर से शांत हो जाओगे, समझ में आएगा जिंदगी। जितनी बार एंगर, घृणा ये सब लाते हो मन में, या दुष्ट विचार या इस तरह के जो विचार आते हैं लोगों के, उतनी बार तुम्हारे ब्रेन का एक एक नस जलता है। यू आर बर्निंग योर सेल्फ। तुम कभी चेहरा छू करके देखना है, हाँ हीट, कान देखना, गर्म होते रहता है हम लोग का नेक देखना, गर्म, कहीं शीतलता नहीं है मन में। तो हम लोग अंदर में भी एक प्रेशर कुकर इसको बना के रखते हैं, हीट, दिन रात अपने विचारों से ही हीट को प्रोड्यूस करते रहते हैं। बचना है इन चीजों से। सौरव गांगुली की समस्या ये नहीं है कि उनका हेल्थ खराब हो गया, समस्या सौरव गांगुली की ये है कि शुरू से ही उनका आप व्यवहार देखोगे, शुरू से ही देखोगे तो वो थोड़े रिवेंजफुल, थोड़े एग्रेसिव, उनका लाभ भी उसको मिला, लेकिन अपने शरीर और मन के लिए तो नहीं मिलेगा ना लाभ। रिएक्शन करने वाला, बदला लेने वाला, इस तरह का जो इंसान होता है, उसको कहीं न कहीं जाकर के आगे जीवन में एक ही बार वक्त उसको सबक दे देती है। तेंदुलकर को देखो, कूल, खाम, इमोशनल व्यक्ति है, महान है। उदाहरण भी है चारों तरफ। हमने तो भाई दोनों चीजों को देखा है। ट्रांसफॉर्मेशन लाया तब जाकर के शांति मिली। हर जगह प्रतिस्पर्धा है। स्टूडेंट हो तब भी तुम्हारी प्रतिस्पर्धा है, आईएएस बन जाओगे तब भी फेलो आईएएस से प्रतिस्पर्धा होगी। कौन ऊपर जाएगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, बहुत चाहोगे तो हर क्षण दुकान खोलोगे तो बगल वाले से प्रतिस्पर्धा है, सब्जी बेचोगे तो बगल वाले से प्रतिस्पर्धा है, बगल वाला भी लौकी लेके बैठ गया है, तुम आज 5 साल से लौकी बेच रहे थे, वहां पे पकौड़ा छान रहा था कोई, बगल में फिर एक पकौड़ा वाला, जलेबी वाला आ गया। यही जिंदगी है। उसमें उसी में सब सुख का और आनंद का अनुभव करना होता है। भगवान को, भगवान है नहीं लेकिन फिर भी उस एक आध्यात्मिक जो एक पक्ष है जीवन का, उसमें ये थैंकफुलनेस होना, प्रत्येक भोजन को खाने के पहले ये सोचना। फिर हमारे भारतीय परंपरा में थी कि हम लोग भोजन का एक एक छोटा छोटा टुकड़ा निकाल करके पानी से आचमन करके ग्रहण करते थे। 5 बार नमाज का जो शक्ति है वो इसलिए है कि आदमी कम से कम 5 बार दिन में अगर सोचेगा ना कि वो है कौन, और वो एक तुच्छ क्रिएशन है। देखो ऊपर में कोई नहीं है, हम ये मानते हैं कि ऊपर में कोई भगवान नहीं है, लेकिन बहुत सारे धर्मों में, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सब में कुछ कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो हर इंसान को अपना लेना चाहिए। मान लो नमाज नहीं पढ़ने आता है तो 5 बार ईश्वर का ही, तुम ईश्वर के नाम पे ही बैठ जाओ, 5 बार सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं। वो मौका देता है, कहीं भी रहो, कोई उसके लिए बंधन थोड़ी है नमाज पढ़ने में। ट्रेन में पढ़ लो, रोड पे पढ़ लो, कहीं भी रहो तो 5 बार याद करो। और ये 5 बार में क्या याद करना है कि मैंने कितने लोगों का दिल दुखा दिया, मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं। मन को शांति के लिए है वो, कोई ऊपर से नहीं आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कोई रक्षा नहीं करता।
5 बार नहीं, 3 बार ही सही, लेकिन धर्म और ईश्वर की कामना करते हुए नहीं कि हमको अल्लाह सब कुछ दे देगा, मौला सब हमें दे दे, मुझे धन दे दे, मुझे आईएएस बना दे। ये नहीं होने वाला है। मंदिर में घंटी बजाओगे, मनौती करोगे, कुछ नहीं होगा। अद्भुत चीजें हैं ये सब, समझने की चीजें हैं, उम्र सिखाती है। लेकिन अच्छा है ना, इस उम्र में सीख लोगे तो। मुझे तो किसी ने बताया नहीं था, हम तो खुद ही सोचते रहे कि सब तो है मेरे पास, फिर हम इतने उद्वेलित क्यों हैं। मैकेनिकल में क्या है, इसमें देखो कि यदि वायु का उत्थान इस तरह से लंबवत न हो करके ये क्षैतिज में ही वायु इस तरह से फैल जाए, क्षैतिज में ही वायु फैल जाए, इस तरह से वायु अगर फैल जाए तो 1 किलोमीटर में नीचे से ऊपर 32 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर का ह्रास दर काम करता है, ह्रास दर काम करता है। ऊपर नहीं जाकर के क्षैतिज फैल गया। और ये होता है किसमें? टोर्नेडोज में होता है। ये टोर्नेडो जैसे सिस्टम में ऐसे ही होता है। और ये जो ठंडा वायु हो गया 32 डिग्री, मतलब समझ रहा है कि नीचे अगर 2 किलोमीटर भी वायु ऊपर उठ गई है तो -64 का फर्क पड़ जाएगा। तो ये ठंडी वायु फिर नीचे की तरफ, कोल्ड एयर नीचे की तरफ गिरती है और ये आती है फिर केंद्र की तरफ। तो ये जो कोल्ड एयर है ये नीचे की तरफ गिरेगी और ये आएगी लो प्रेशर सेंटर की तरफ आएगी। और लो प्रेशर सेंटर की तरफ जब आएगी तो फिर इसको फोर्स करेगी ऊपर उठाने में। और यहां पर जो ये कार्य हो रहा है, जो वायु आकर के अभिसरित करके जो वायु को फोर्स करके उठा रहा है, यही मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी है, यही मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी है। रिम जिम, कोई इस दुनिया में बहुत छोटी सी जिंदगी है, अगर हम लोग सिर्फ शांति से जी लेना, खुश खुश रह करके जी लेना, और कुछ नहीं है जिंदगी। 100, 200, 1000 लोगों का प्रेम, यही खुशी रहती है। आप दूसरे को दोगे, दिल से पढ़ाओगे, दिल से काम करोगे, दिल से पढ़ोगे, डीएम बन के दिल से गरीबों का, सबका सत्य के मार्ग पे चल के, उसमें गरीबों का नहीं, उसमें कोई पूंजीवादी आया है, जैसे मान लो कि कोई पूंजीवादी व्यक्ति आया है, अमीर व्यक्ति आया है डीएम के पास कि हम एक कॉलेज खोलना चाहते हैं, हम एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो डीएम को तुरंत कहना चाहिए कि हाँ फैक्ट्री लगाओ। कैसे उसकी मदद करें? फैक्ट्री लगाएगा तभी तो फिर 1000 गरीबों को नौकरी देगा वो। प्रद्युम्न बिल्कुल नहीं सर, आप प्यार चाहते हो, गुस्सा मत हो जाना सर। हम प्यार चाहते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे। आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए।
अंकिता, व्हाट अबाउट निगेटिवली मोटिवेटेड? नहीं समझा मैं आपकी बात। इट्स गुड और बैड फॉर अस। निगेटिवली मोटिवेटेड क्या हुआ? प्रतीक पांडे, पूंजीवादी संस्कृति है। बिल्कुल नहीं प्रतीक पांडे, पूंजीवादी संस्कृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। पूंजीवादी संस्कृति क्या अमेरिका में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है? नॉर्वे में तो एक प्रेसिडेंट को भी अहंकार नहीं है। बहुत सारे देश हैं जहां के प्रेसिडेंट भी पैदल सब्जी खरीदने जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ घूमते हैं आराम से। आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रणव, जरूर करिए। प्रद्युम्न, सर जब वायु कुचालक होती है तो आपस की वायु कैसे मिक्स हो जाती है? कौन सी वायु मिक्स हो रही है? कहां मिक्स कर दिया मैंने? मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी में जो नीचे वायु ऊपर उठी थी उसी को फैला दिया है, लेकिन वर्टिकली ना फैला करके हॉरिजॉन्टली फैला दिया है। जिंदगी की बात इसलिए बता देते हैं प्रदुम, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग इतने यंग हो, अभी जिंदगी में तुम लोग प्रवेश करने वाले हो, और अंदर प्रवेश करोगे ना तो आईएएस बनने पर भी उतना ही संघर्ष है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि केरल में जंगल में फ्लैट ले ले रहे हैं। बहुत सारे लोग गांव वापस चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर चले जा रहे हैं। टोर्नेडो भी आ सकता है सिलेबस में, क्यों नहीं आएगा? चलो ओके, लिखो इसको, मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी को लिखो। देखो, मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी यह टोर्नेडो जैसे चक्रवातीय तंत्र में प्राप्त होती है, जिनमें सुपर एडियाबैटिक लैप्सरेट कार्य करता है। जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर
प्राप्त होता है। इस दर से वायु के शीतलन होने पर ठंडी वायु का आकस्मिक पतन एवं केंद्र में कन्वर्जन से, केंद्र में अभिसरण से वायु का पुनरुत्थान, अस्थिरता को जन्म देता है। वायु का पुनरुत्थान अस्थिरता को जन्म देता है। देखो, कई बार टोर्नेडो के केंद्र में भी ठंडी वायु का तीव्र पतन होता है। जो आई वॉल में अस्थिरता को उत्पन्न करेगा। तो ये था वायुमंडलीय अस्थिरता। अब चलते हैं, लिखते हैं एयर मास क्या है, वायु राशि क्या है। वायु राशि क्या है, इस पे लिखो। फिर तुम लोग का एसएमएस आने लगा क्या? वाओ, थैंक यू महावीर प्रताप सर, यू आर लुकिंग लाइक ए स्मार्ट रॉ ऑफिसर। तुमको हम एक चीज बताते हैं, जो मेरा आईएएस में इंटरव्यू कॉल आता है ना, तो उसमें जो लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जो शुरू में जो आ जाता है वेटिंग लिस्ट, उसमें रॉ से कॉल आता है ज्वाइन करने के लिए कुछ लोगों को। पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी
when someone told that we can't do something and we only doing it so that we can. Gyanendra, just enjoy life. Just enjoy नहीं, enjoy your work, enjoy your creativity. अगर मैं किसी दिन नहीं पढ़ाऊंगा ना और अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा और आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं होगा, वो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है. हम सीपी में बैठ करके और कहीं क्लब में जा करके एंजॉय नहीं कर पाते हैं. ट्रैवल अच्छा लगता है, फूड अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर माई वर्क से ज़्यादा वर्क इज गॉड. काम नहीं करोगे तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो भाई, कर्म. चलो लिखो, वायु राशि क्या है और वायु राशि पे एक जबरदस्त क्लास बनता है. ये सब टॉपिक ना बहुत समझ समझ करके धीरे धीरे डिटेल से पढ़ने का चीज है. तो वैसे ही करेंगे. अभी क्लाइमेटोलॉजी में तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया फिजिकल, बायोजोग्राफी, इसमें तो बहुत ताकत भरना है. उसके बाद सेटलमेंट, मॉडल एंड थ्योरी. ये जो है ना सेटलमेंट और मॉडल एंड थ्योरी, ये भी बहुत नंबर देता है. तो सेटलमेंट और मॉडल एंड थ्योरी में पूरा ताकत लगाना है. उसके बाद फिर आजकल पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर सब है, पॉपुलेशन और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो लिखो, वायु राशि की संकल्पना विल्हेम एवं जैकॉब बर्कनीज ने, विल्हेम एवं जैकॉब पिता पुत्र थे, बर्कनीज ने स्थापित किया देखो, वायु राशि का अर्थ है
इमेंस बॉडी ऑफ एयर, वायु की विशाल काया, वायु की विशाल काया अथवा खंड, जिसके क्षैतिज संस्तरों में भौतिक गुण जैसे ह्रास दर, विशिष्ट आर्द्रता एवं घनत्व लगभग एक समान होते हैं, तथा लंबवत प्रवणता न्यूनतम होती है। Vertical gradients are sleek. Relative homogeneity in the horizontal layers in terms of specific humidity, lapse rate and density. किसी महान विद्वान का निकाल दिया। एक और लिखो, प्रचलित पवनों में
उष्मागतिकीय परिवर्तनों के कारण द्वितीयक संचरण बनते हैं। द्वितीयक संचरण बनते हैं। वायु राशि द्वितीयक संचरण है। जो विशिष्ट दशाओं में उत्पन्न होता है। अब लिखो, वायु राशि की ऊंचाई क्षोभ सीमा तक व्यास 1600 से 3200 किलोमीटर, अर्थात यह त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल वायु संहति है, जिसमें भौतिक गुण लगभग नियत होते हैं, समरूपी होते हैं। वायु राशि की उत्पत्ति। या फैक्टर्स। पहला फैक्टर लिखो, समरूपी भूदृश्य। समरूपी भूदृश्य समरूपी भूदृश्य अर्थात या तो समुद्री सतह अथवा
महाद्वीपीय सतह, अथवा महाद्वीपीय सतह। समुद्री सतह अथवा महाद्वीपीय सतह होना चाहिए, क्योंकि समुद्री सतह, महाद्वीपीय सतह होना चाहिए। या तो समुद्री सतह हो या महाद्वीपीय सतह, दोनों पे नहीं हो सकता है, लिख लो, क्योंकि दोनों के तापांतर में एवं भौतिक दशाओं में वृहत अंतर होता है। तापांतर में एवं भौतिक दशाओं में वृहत अंतर होता है। लैप्स रेट अंदर में लिखा हुआ है, डायग्राम बनाते रहना है। तो हमारा पहला फैक्टर है आइसोट्रॉपिक सरफेस, दूसरा है समतल भूमि। समतल भूमि अर्थात उच्चावचीय विविधता से युक्त सतह पर वायु राशियां उत्पन्न नहीं होती। वायु राशियां उत्पन्न नहीं होती।
तीसरा लिखो, उपरस्थ वायु में अभिसरण अथवा क्षोभ सीमा के पास चक्रवातीय दशाएं। अब कौन आ गया? क्षोभ सीमा के पास चक्रवातीय दशाएं एवं धरातल पर प्रति चक्रवातीय दशाएं तथा वायु का अवतलन एक आवश्यक शर्त है। अरे अभी तो सिलेंडर का जरूरत है ही नहीं। भरा है? हाँ भरा है ये तो। गैस का सिलेंडर। तो ऊपरी वायु में अभिसरण, धरातल पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं एवं वायु का अवतलन आवश्यक शर्त है वायु राशि बनने का। ये तीन अलग पॉइंट भी हो सकता है, हमने एक ही पॉइंट में लिखवा दिया। कारण क्या है कि आजकल कंप्रेस करके लिखने में ही भलाई है। ओके, नेक्स्ट लिखो। अगला पॉइंट है, यदि प्रचलित पवनों की गतिकीय ऊर्जा धरातलीय घर्षण से समतुल्य हो जाए, धरातलीय घर्षण से समतुल्य हो जाए, तब धरातलीय घर्षण से समतुल्य हो जाए तब वायु स्थैतिक हो जाती है तथा 6 से 7 दिनों में 6 से 7 दिनों में यह 6 से 7 दिनों में यह धरातलीय भौतिक गुणों को अवशोषित करता है, ग्रहण करता है तथा आधार तल से उपरस्थ वायु का सदृशीकरण हो जाता है।
उपरस्थ वायु का सदृशीकरण हो जाता है। सदृशीकरण हो जाता है, जिसके कारण वायु राशि एक समान भौतिक गुणों के होते हैं। नेक्स्ट, एक समान भौतिक गुणों के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आधार तल से आर्द्रता एवं ऊष्मा का स्थानांतरण चालन क्रिया के साथ होना चाहिए, चालन क्रिया के द्वारा होना चाहिए, न कि संवहन के द्वारा। क्योंकि संवहन से, न कि संवहन के द्वारा, क्योंकि संवहन से वायु राशियों का विनाश हो जाता है। संवहन से वायु राशियों का विनाश हो जाता है। फिर लिखो, वायु राशियों के निर्माण में वायुमंडलीय स्थिरता आवश्यक है। अर्थात DALR शुड बी ग्रेटर देन ELR, अर्थात DALR ELR से या ELR पर प्रभावी होता है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, वायु राशि की उत्पत्ति के पश्चात प्रचलित पवन, उत्पत्ति के पश्चात प्रचलित पवन इसे अपनी दिशा में परिवहित करते हैं, इसे अपनी दिशा में परिवहित करते हैं। और ये डायग्राम यहां बनेगा, कौन सा वायु राशि किस दिशा में जाएगा, प्रचलित पवन कौन सा है, किस अक्षांश पर है वायु राशि, किस दाब पेटी की ओर जाएगा, ये सब एक साथ दिख रहा है। ये इधर, ये इधर, इधर से ये कोल्ड एयर मास आएगा, इधर से ये कूल आएगा या वार्म आएगा, वार्म एयर मास आएगा। और ये जो बेल्ट है इसी को कहते हैं टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन, और ये जो बेल्ट है इसको कहते हैं हम लोग इंटर ट्रॉपिकल
कन्वर्जेंस जोन, यानी ये जो दो बेल्ट है यहीं पे वायु राशियों का कन्वर्जेंस हो रहा है। ये जो बेल्ट है ना, ये डॉटेड वाला, यहीं पर वायु राशियों का कन्वर्जेंस हो रहा है। ये वायु राशि के कन्वर्जेंस का चित्र है। तो डायग्राम काफी यूजफुल। यहां से इस दिशा में पवन है और इधर से इस दिशा में पवन है, इधर से इस दिशा में पवन है। यहां पे कूल एंड वार्म दोनों लिख सकते हो। वार्म से हॉट तक रहता है, ये बहुत गर्म भी हो सकता है ये। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे मंडे को मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि संडे को एक क्लास ले लें, लेकिन कल क्लास नहीं लेंगे। ओके, संडे को ले लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, आपको नोटिस मिलेगा। थैंक यू।